नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दक्ष क्लासेस RBL पर। जैसा कि मित्रों, इससे पहले हमने आपको हिंदी से रिलेटेड वर्णमाला के एक वीडियो आपको दिया। उसी क्रम में आज हम वर्णमाला से रिलेटेड पार्ट सेकंड आपके सामने लेके आए हैं और उसमें कुछ बहुमूल्य पॉइंट और कुछ बहुमूल्य बातें हैं जिनको हम आपके साथ साझा करेंगे। देखेंगे मित्रों, ये जो हमारे द्वारा पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं या जो बात साझा की जा रही है, आप उसको निसंदेह बहुत ध्यान से पढ़ें। विगत वर्षों में आप देखेंगे जो प्रश्न आए हैं या विगत वर्षों में या जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे इस पॉइंट में आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए सीधे हम आपको, और हाँ, इससे पहले एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो भी आप पार्ट देख रहे हैं, अगर आप सीरियल से देखेंगे तो निसंदेह सारी बात आपको समझ में आएगी। ये हो सकता है कि अगर आप इस पार्ट को देखें, इससे पहले वाले पार्ट को ना देखें तो कुछ शंका आपको लग सकती है। तो उस देखे में इस शंका का समाधान है इस सभी वीडियो में। आप बस आपको ध्यान ये देना है कि जो भी वीडियो हमारे हों उनको आप सीरियल से देखें। तो आइए चलते हैं, इसमें हमने स्वरों से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं, उनको आपको समझाते हैं और सीधे फिर बात करते हैं। देखेंगे, बात लिखी है मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कहने का मतलब यह है कि किस स्वर में कितनी मात्राएं हैं, मात्रा, उच्चारण काल यानी कि उसमें कितना समय, और मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखेंगे, इसमें हमने बताया कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं उनको देखेंगे। एक मात्रिक स्वर या ह्रास्व स्वर, या इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रास्व स्वर। तो 3 नामों से इनको जाना जाता है। तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में तीनों नाम से क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखेंगे, एक मात्रिक ह्रास्व स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, ध्यान से देखेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। हाँ, इस पर आप विशेष ध्यान देना है। ये छोटी री है अगर एक इसी में, अब हिंदी में उसका प्रचलन नहीं है, ये संस्कृत में उसका प्रचलन है। वो बड़ी री होती है, उसमें आपको ध्यान रखना है। ये जो एक बार है यहां पर छोटी री में, उसमें एक और बार होता है, जो कि आपकी हिंदी में प्रचलन नहीं है। तो इसकी बात हम ध्यान नहीं देंगे, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। आपको ये बात ध्यान देना है कि एक मात्रिक ह्रास्व स्वर या मूल स्वर, क्या कहते हैं इनको भैया? मूल स्वर। ये आपको ध्यान देना, मूल स्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये कौन कौन से? छोटा, छोटी, ऊ और री, ये आपके मूल स्वर हैं। इनको आप बिल्कुल एकदम भैया खाने में बना के बंद कर लेना है कि आपको ध्यान रहे। हाँ, तो देखेंगे मित्रों, ये एक मात्रिक ह्रास्व स्वर, मूल स्वर, इनको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ध्यान से देखेंगे और बार बार इनको पढ़ेंगे। छोटा, छोटी ई, ऊ और री, ये कौन से हैं? एक मात्रिक। अब बात आपसे करते हैं द्विमात्रिक की। द्विमात्रिक की परिभाषा जैसे देनी है तो आपसे कहना क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रिक स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक से 2 गुना समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। अब द्विमात्रिक स्वर हैं कौन कौन से हैं? हाँ, आपको जानकारी के लिए एक बार और बता देते हैं कि इनको कुछ पुस्तकों में संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसका डिवाइडेशन है, अभी हम सारी बात उसमें करते हैं। तो देखेंगे, बड़ा आ, पहले देखेंगे ये द्विमात्रिक स्वर हैं कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये कौन से भैया? द्विमात्रिक स्वर। अब देखेंगे, इन्हीं में कुछ आप शब्दावलियों में ऐसे लगा देते हैं, मान लेते हैं ये आप, तो ऐसी गलती ना करिए भैया। ये कदाचित वर्ण जो है पूर्णतः गलत है, इसको आप उच्चारित नहीं करेंगे, इसको ना कहीं पर आप लिखेंगे। देखेंगे, अब इसमें जो ये 7 वर्ण लिखे हैं ये क्या है? द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। अब इसमें डिवाइडेशन क्या है उसको आप थोड़ा समझेंगे। जैसे देखेंगे, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये कौन से स्वर हैं?
इनको नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर। क्या नाम दिया जाता है? दीर्घ स्वर। वही पुस्तकों की त्रुटि के साथ इनको टोटल को दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कह दिया जाता है। तो देखेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ। अब बड़ा आ दीर्घ क्यों है? क्योंकि ये दो छोटे आ से मिलके बना है। बड़ी ई दीर्घ क्यों है? क्योंकि ये दो समान स्वरों का मेल है इसमें। देखेंगे दो छोटी ई से मिलके बना है। बड़ा ऊ दो छोटे ऊ से मिलके बना है। आप देखेंगे ये तो दीर्घ की बात रही। संयुक्त की ओर चलते हैं, क्योंकि इनको तीनों को नाम दे दिया गया क्या? दीर्घ। अब संयुक्त कितने बचे? आइए हम आपसे बताते हैं संयुक्त कौन कौन से बचे हुए हैं। दीर्घ की बात इतनी है, संयुक्त आपके जो चार शेष हैं, ए, आए, ओ, आओ, ये आपके क्या हैं? संयुक्त। अब संयुक्त हैं तो किससे किससे युक्त हैं ये आप समझेंगे। तो ए किससे मिलके बनता है भैया? आ प्लस ई। आ प्लस ई से मिलके क्या बनता है? ए बनता है। और ए किससे मिलके बन जाता है? आ प्लस ए से मिलके क्या बन जाता है? आए। अब ओ किससे मिलके बनता है? तो आ प्लस ऊ, छोटा ओ से मिलके क्या बन जाता है? ओ। और औ किससे मिलके बनता है? आ प्लस ओ से मिलके क्या बन जाता है? औ। तो देखेंगे ये चार क्या हैं? संयुक्त स्वरों के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे द्विमात्रिक में दो क्राइटेरिया हैं। जो पहले तीन यानी कि समान स्वरों से मिलके बनते हैं उनको नाम दे दिया जाता है दीर्घ स्वर, और जो बाद के चार हैं उनको संयुक्त स्वरों के नाम से जाना जाता है। हाँ, पुस्तकों में कहीं कहीं ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के साथ सभी टोटल जाने जाते हैं, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट बात पर आपसे, ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। हाँ, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इन्हें नाम दिया जाता है त्रिमात्रिक स्वर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको बस आप ध्यान रखेंगे, सारी बात ध्यान रहेगी। इनको नाम दिया जाता है एक विशेष नाम, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पुलुत्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिमात्रिक स्वरों को पुलुत्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पुलुत्व स्वर है कौन सा? देखेंगे जैसे लिखा क्या है? ओम। या क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? राम। क्या लिखा है? राम। उच्चारण ऐसे करना है कि आपके स्वर का क्षरण नहीं होना चाहिए, यानी आपकी वाणी का क्षरण नहीं होना चाहिए। जैसे और उच्चारण में देखेंगे लिखा जाता है रे मोहना, मतलब उच्चारण बंद नहीं होना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? त्रिमात्रिक स्वर के अंतर्गत। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओम, रे मोहना, बाप रे, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? त्रिमात्रिक स्वर के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आपसे चर्चा करते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि आपकी जीभ कितनी बार ऊपर नीचे स्पर्श करती है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। आइए देखेंगे, इसमें बात लिखी है जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से मित्रों? तीन प्रकार से किया जाता है। अग्र स्वर, अग्रभाग से जो स्वर उच्चारित किए जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कह देते हैं। मध्य भाग से जो स्वर उच्चारित किए जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कह देते हैं, और पश्च भाग से जो स्वर उच्चारित किए जाते हैं उन्हें पश्च स्वर कह देते हैं। तो देखेंगे अग्र भाग से कौन से उच्चारित किए जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, इनको आप ब्रैकेट में बंद कर लेना। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अग्र स्वर के अंतर्गत। आप उच्चारण करेंगे तो निसंदेह आप उच्चारित कर पाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बताएंगे कमेंट में हमें। देखेंगे मध्य भाग से कौन सा स्वर उच्चारित किया जाता है? आ। इसको आप ध्यान रखेंगे, मध्य भाग से छोटा आ उच्चारित किया जाता है। अब पश्च भाग से कौन सा उच्चारित किया जाता है? तो पश्च भाग में कई सारे हैं, देखेंगे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ, औ, ये। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है भैया? इसको ओ पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ओ। अब ये लगता कहां है? कुछ लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये कहां
कहां लगता है, तो आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं, आगत स्वर, यानी ये बाहर से आया है, यानी ये अंग्रेजी वर्ण है। आप निसंदेह जैसे देखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर क्या लिखा होता है, ओ के टर्म में आप पढ़ेंगे डीओसी, डीओसी क्या आता है, डॉक्टर। ओ का उच्चारण होता है, इसे किसका होता है, ओ का। और ये किसके अंतर्गत, ये अंग्रेजी वर्ण है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आगत। जब भी कभी ऐसा लिखा मिल जाए तो आपसे पूछा जाता है, जैसे ऑफिसर, ऑफिसर, तो ऐसा लिखा है तो ये अंग्रेजी शब्द है। क्या है, अंग्रेजी शब्द। जिसमें भी ऐसा लग जाए ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द हो जाएगा। हाँ, तो इसको ध्यान रखेंगे। मध्य में ये हो जाता है, अग्र में छोटी बड़ी ए ऐ, और पश्च में देखेंगे कौन कौन से हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट बात पर चलते हैं, इनको सब ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात पर चलते हैं, होठों के निस्पंदन या निष्पादन, कुछ भी लिख लीजिए। होठों के निस्पंदन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब कहने का यह है, मतलब है कितनी बार आपकी होंठ ऊपर नीचे स्पर्श होते हैं। होठों के निस्पंदन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो देखेंगे इसके आधार पर कितने प्रकार से किया गया है, इसके आधार पर भी 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, इसका ध्यान रखेंगे। कुछ पुस्तकें 2 प्रकार से वर्णन करती हैं, आप उसको ध्यान नहीं देंगे। उसमें आपको आवृत्ताकार, वृत्ताकार मिलेगा, अर्धवृत्ताकार का नहीं मिलेगा। तो आप इसको ध्यान देना है कि होठों के निस्पंदन के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण कितने प्रकार से करना है, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से करना है। अब ये 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला देखेंगे आवृत्ताकार स्वर, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपके मुंह की शकल जो है वो न वृत्ताकार हो न अर्धवृत्ताकार हो, अर्थात तो किसी आवृत्ताकार यानी किसी वृत्ताकार का रूप ना हो। बात क्लियर। तो देखेंगे इसके अंतर्गत, आवृत्ताकार के अंतर्गत कौन कौन से होंगे, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आवृत्ताकार के अंतर्गत। और वृत्ताकार के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, ये आवृत्ताकार वाले को आपको ब्रैकेट में बंद कर लेना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। अब वृत्ताकार के अंतर्गत कौन कौन से होंगे, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अगला देखेंगे अर्धवृत्ताकार, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा किसके अंतर्गत आ जाएगा, अर्धवृत्ताकार के अंतर्गत। तो इनको आप उच्चारित करेंगे, ये किसके अंतर्गत होगा, अर्धवृत्ताकार। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको एक बार रिवीजन। हाँ तो मित्रों देखेंगे इसमें एक जो भी हमने आपको बताया वो आपने देखा पूर्णतः, तो उसी क्रम में एक बात और आपके सामने हम लेके आए हैं। देखेंगे क्वेश्चन यहां से भी बहुत बनते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण की मतलब कि कौन सा कहां से कैसे उच्चारित किया जाता है उसको आप थोड़ा सा समझेंगे। जैसे देखेंगे इसमें 2 प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है भैया, 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार है वो, अघोष और सघोष। अब अघोष और सघोष या फिर घोष, सघोष को क्या नाम दिया जाता है, घोष। तो इसको कैसे उच्चारित किया जाता है, इसमें क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे देखेंगे अघोष, आप ये कई बार प्रश्न बना हुआ है, इसको देखेंगे कैसे आप इससे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अघोष में आ है, तो यानी अब देखेंगे आपका जो अल्फाबेट जो आपका वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला शुरू होती है वो का से शुरू होती है, अर्थात आ पहला स्टार्टिंग पॉइंट स्वर का है, तो यहां पर देखेंगे का यानी का से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे देखेंगे इसमें कहा गया है आ है, तो आप इसको एक ट्रिक के तरीके का ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ग, अब वर्ग का मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, डॉट 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 मां तक ये वर्ग चलते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो जैसे देखेंगे कह रहे हैं का, खा, चा, छा जैसे मान लेते हैं, तो आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यानी का और खा इसके अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, प्लस ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं,
अब आप जानते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा, खा, सा, हा। तो एक पॉइंट देखेंगे यहां लिखा है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपको हमने कई बार बताया, सा, खा, सा, हा, ये क्या है भैया, ऊष्म व्यंजन है। लेकिन ये जो अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तो होगा ही होगा, लेकिन जो ऊष्म व्यंजन होंगे उसमें सा, खा, सा तो होगा लेकिन हा नहीं होगा। इस अघोष के अंतर्गत हा का उच्चारण नहीं होगा। अर्थात देखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो 5 वर्ग होते हमने आपको बताया, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, तो उसमें प्रत्येक वर्ग में 5 5, तो यानी 5 दूनी, प्रत्येक वर्ग का 2 होता है, तो 5 वर्गों में 10 ये हो जाएंगे, और 3 इससे कौन कौन से भैया, इसमें उस व्यंजन में इसमें हा नहीं होगा, तो होंगे कौन कौन से उस व्यंजन में, सा, खा, सा, ये 3 इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो 10 और 3 मिला के कितने हो जाएंगे, कुल 13। अर्थात आपसे पूछा जाए अघोष वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो कितनी है भैया, 13। बात क्लियर। अब इसी के दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं। जैसे इसमें कह दिया जाता है घोष या सघोष। अब ये घोष और सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, इनको थोड़ा सा आप समझेंगे। जैसे देखेंगे प्रत्येक वर्ग का जब पहला दूसरा अघोष में आ गया, तो यानी कौन कौन से बचा है, पहला दूसरा निकल गया, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, वही बात लिखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यानी प्रत्येक वर्ग कितने, 5, का से लेके मा तक इंड होता है, और इन्हें एक विशेष नाम से जाना जाता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं टोटल, 25, का से मा तक, प्रत्येक में 5, वर्ग कितने, 5, 5 पचे 25। बात क्लियर। अब देखेंगे कह रहा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी एक वर्ग में कितने, 3, तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे, 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे, 1 में 3, तो 5 में कितने, 15। अब देखेंगे इसमें कहा जा रहा अंतस्थ। अंतस्थ कौन से होते हैं, आपको पुनः रिमेंबर कराते हैं, वैसे बता चुके हैं पिछले वीडियो में, या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब देखेंगे 3 यहां से, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 वर्ण में कितने, 5 वर्ग में कितने, 15, 15 यहां से देखेंगे। अंतस्थ कितने, या, रा, ला, वा, कितने, 4 ऐड करिए, 4 और प्लस 1 हा, जो इसमें नहीं है, यानी कि अघोष में नहीं है, घोष में आया, तो यहां 4 नहीं, इसको कितना लिख दीजिए, 5। और सभी स्वर कितने, टोटल स्वर कितने, 13। अब इसको आप जोड़ लीजिए, देखेंगे 15 5 20, और 20 10 30 और 3 33। अब यहां आप सोचेंगे 31 32, तो 31 32, वैसे तो आपको ऑप्शन में 31 मिलेगा, लेकिन 31 नहीं मिलता, तो 32 के साथ समझौता किया जाता। अब ये 33 क्यों निकल रहा है, क्यों, क्योंकि आपने जो स्वरों की संख्या ऐड की है वो कितनी ऐड कर ली है, 13। और बल्कि स्वरों में आप देखेंगे जो स्वर अगर पूछा जाता है 11 का ऑप्शन मिलता, तो हमने आपसे बताया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11। तो 11 ऐड करेंगे अगर इसमें, तो कितना हो जाएगा, 31 आपका ऑप्शन पूर्णतः सही हो जाएगा। बात क्लियर। अब अगली बात पर चलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, घोष और सघोष को, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, और सभी स्वर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बात क्लियर। अगली बात पर चलते हैं, प्राण एवं श्वास की मात्रा, यानी प्राण, संस्कृत में प्राण का अर्थ हवा से होता है, संस्कृत में प्राण का अर्थ हवा से होता है। तो देखेंगे इसमें कहा जा रहा है प्राण एवं श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, या ध्वनियों का वर्गीकरण आप कह सकते हैं, कुछ भी कहें। तो देखेंगे इसका मतलब यह है कि किस वर्ण को बोलने के लिए आपको ज्यादा श्वास निकालनी पड़ती है या ज्यादा हवा निकालनी पड़ती है, किस वर्ण को बोलने के लिए आपको कम हवा निकालनी पड़ती है। तो देखेंगे इसमें भी क्राइटेरिया विभाजन 2 प्रकार का है, यानी इसको भी विभाजित 2 प्रकार से किया गया। कौन कौन से प्रकार, उसको देखेंगे। 2 प्रकार से इसका विभाजन है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे उसको थोड़ा समझेंगे। जैसे हमने देखो आपको एक ब्रैकेट के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया, आप बिल्कुल इसको लिख लेंगे इसे, और इसे पढ़ेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। देखेंगे प्रत्येक वर्ग का वर्ग कितने, 5, का से मा तक, एक वर्ग में कितने अक्षर, 5, इसको सब ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर किसके अंतर्गत आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत। अब अल्प प्राण का मतलब कि कम हवा, अल्प मतलब कम, अल्प हवा। अब देखेंगे कैसे, इसमें देखेंगे तो देखेंगे मित्रों, प्रथम, तीसरा और पांचवा जो हो जाएगा किसके अंतर्गत हो जाएगा? अल्प प्राण के अंतर्गत, और सभी स्वर भी इसी के अंतर्गत वैरी करेंगे। तो देखेंगे अल्प प्राण में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे का। अब पहला देखेंगे, पहला वर्ण, अगर वर्ग में देखेंगे पहला वर्ण क्या हो जाएगा? का। तो उच्चारण इसको आपको कैसे करना है? का, का कैसे करना है? का। आप देखेंगे, आप पढ़ाने का तरीका जो भी हो, लेकिन आप जो शुद्धता से उसको पढ़ेंगे। शुद्धता में आपको का पहले देखेंगे, जब बहुत पहले शिक्षा दी जाती थी तो उसमें ये सब बातें ध्यान दी जाती थी। अब तो आप बहुत तेजी से पढ़ें, वही अच्छी भी शिक्षा है। तो देखेंगे उच्चारण होता क, खा, ग, घा। बात क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं हवा निकलने का क्या तरीका है? क, खा, ग, घा। तो देखेंगे मित्रों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत। तो पहला, तीसरा और पांचवा का, खा। अब दूसरे में हवा तेज, फिर ग, घा। तो देखेंगे, कहने का मतलब पहला, तीसरा, पांचवे में आपको अल्प प्राण में आपको कहना है। तो देखेंगे अब इसी के अंतर्गत महाप्राण में हमने लिखा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन थोड़ी देर के लिए हम लिख देते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे? सा, खा, सा, हा। ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे शाखा, साहा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा। अभी हम उच्चारित कर रहे थे, एक बार पुनः आपको बताते हैं। दूसरा, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने? 5। एक वर्ग में कितने अक्षर? 5। तो 5 पचे 25। स्पर्शी व्यंजन कितने? 25। तो देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरे पर चलते हैं और महाप्राण के अंतर्गत हमने इसको लिखा। तो आप देखेंगे क्या इसमें हवा ज्यादा निकल रही है? तो पहला देखेंगे, अल्फाबेट में जाएंगे, हिंदी वर्णमाला में जाएंगे, तो पहला मिलेगा का। तो का हमने कहा अल्प प्राण के अंतर्गत, तो हमने लिखा है 1, 3, 5। अब महाप्राण में दूसरा और चौथा है, तो देखेंगे क, खा। खा में आपने देखा महाप्राण यानी हवा ज्यादा निकली। ग, घा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें मात्रा हवा की है जो ज्यादा है। तो इसको इसीलिए किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? महाप्राण के अंतर्गत। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन इसमें क्यों लिए गए हैं, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ऊष्म व्यंजन इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ऊष्म व्यंजन हमने आपको बताया ही है कि ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा से। किससे होता है? ऊष्मा से। और ऊष्मा का मतलब होता है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण से। तो जहां पर घर्षण होगा वहां वायु तो ज्यादा निकलेगी, जाहिर सी बात है। तो सा, खा, सा, हा। तो मतलब देखेंगे इसमें मतलब कि जो मात्रा है वो क्या निकलती है? जो प्राण की मात्रा यानी हवा की जो मात्रा वो क्या होती है? ज्यादा। तो इसको किसके अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है? महाप्राण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन आप पुनः कर लीजिए, उसके बाद हम इसी टॉपिक पर इसको रोकते हैं। देखेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे तो 2 प्रकार से, अघोष और सघोष या घोष इसे कहते हैं। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस ऊष्म व्यंजन, लेकिन इसमें हा नहीं होगा, इसको आपको थोड़ा सा पॉइंट करना है। कुल कितने? 13। अब देखेंगे घोष और सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा और सभी स्वर। अब देखेंगे प्राण एवं श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, तो इसमें भी देखेंगे 2 प्रकार से। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर, और दूसरा देखेंगे महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म। तो ये व्यंजन का दूसरा पार्ट था। अभी एक लास्ट पार्ट होगा, उसी में हम आपको वर्णमाला की सारी बात को खत्म करेंगे और आपको एक एक पॉइंट से अवगत करा देंगे। अगर हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाती है अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक करें, अच्छी लगती है तब भी लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती है तब भी आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।